सुप्रभात बच्चों, मैं हरिशंकर गुप्ता, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय तिजारा, जलालवर, राजस्थान। आज हम बीए भाग द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र मानव भूगोल पुस्तक में नवनिश्चयवाद विचारधारा का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम निश्चयवादी विचारधारा का और संभववादी विचारधारा का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम नवनिश्चयवादी विचारधारा का अध्ययन करते हैं। वर्तमान में अधिकांश मानव भूगोलवेत्ता संभववादी हैं। जो निश्चयवादी हैं वे अपने पुराने तरीके से जर्मन संप्रदाय वाले निश्चयवाद के विचार को उस नम्र और सुधरी हुई भाषा में कहते हैं। अब वे प्रकृति का मनुष्य के ऊपर पूर्ण नियंत्रण की अपेक्षा प्रभाव बतलाते हैं। यही नवनिश्चयवाद कहलाता है। नवनिश्चयवादी भूगोलवेत्ताओं में मुख्य रूप से ग्रिफिथ टेलर, हंटिंगटन, कार्ल ओसावर, हर्बर्टसन, पीएम रॉक्सबी, फ्लोअर के नाम उल्लेखनीय हैं। सर्वप्रथम हम एल्सवर्थ हंटिंगटन के विचारों का अध्ययन करते हैं। ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने मानव भूगोल पर लगभग 30 पुस्तकों की रचना की और 27 पुस्तकों को अन्य सह संपादकों की सहायता से प्रकाशित किया था। उनकी लिखी पुस्तकों में से 9 पुस्तकों में जलवायु विषयक अध्ययन है और 8 पुस्तकों में प्रादेशिक भूगोल का विस्तृत अध्ययन है। इनमें से अनेक पाठ्य पुस्तकें हैं। सन 1907 में उनकी प्रथम पुस्तक पल्स ऑफ एशिया प्रकाशित हुई थी। 1915 में सभ्यता और जलवायु का प्रकाशन हुआ था। मानव भूगोल पर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हंटिंगटन ने मानव भूगोल में भौतिक दशाओं और मानवीय प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों की विशद रूप से व्याख्या भी की है। हंटिंगटन नियतिवाद के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उन्होंने भौतिक दशाओं की व्याख्या की थी, उसके पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करते हुए प्राणियों, पौधों और पशुओं पर उनके प्रभावों को स्पष्ट करने के पश्चात संपूर्ण भौतिक वातावरण के प्रति मानव प्रतिक्रियाओं का विवेचन भी किया था। इन्होंने सांस्कृतिक तथ्यों के अंतर्गत कार्यकुशलता और उच्चतर आवश्यकताओं संबंधी तथ्यों को सम्मिलित कर भौगोलिक दिशाओं के सीधे प्रभाव को स्वीकार किया था। इनमें मानव भूगोल का क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण बन गया। हंटिंगटन का मानव भूगोल में सर्वाधिक योगदान उनका जलवायु और मानव जीवन के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कर उनका विशद विवेचन करना रहा है। इसका संकेत इस कथन से स्पष्ट मिलता है, आज जहाँ कहीं ऊंची सभ्यता मिलती है वहाँ एक निश्चित प्रकार की जलवायु प्राप्त होती है। भूतकाल में भी उसी तरह की जलवायु वहाँ प्राप्त होती थी जहाँ उच्च सभ्यता का विकास हुआ था। अतः ऐसी जलवायु प्रगति के लिए एक आवश्यक दशा है, किंतु उन्होंने जलवायु की सभ्यता को प्रभावित करने वाली एक स्थिति के रूप में स्वीकार किया है। इस संबंध में उनके विचार उल्लेखनीय यह है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तेजक जलवायु ही एकमात्र दशा है जो सभ्यता के विकास में सहायक होती है। विश्व की एक बड़े कैनवास से तुलना की जा सकती है जिस पर अनेक कलाकारों द्वारा सभ्यता का चित्र बनाया गया है, उकेरा गया है। एक कलाकार, जिसे जलवायु कहते हैं, ऐसे रंगों का उपयोग करता है जो एक स्थान पर अच्छे प्रतीत होते हैं किंतु दूसरे स्थान पर धुंधले और अरुचिपूर्ण लगते हैं। प्रजाति द्वारा दूसरा रंग भरा जाता है, कभी अच्छा कभी बुरा। रोग और खुराक एक अन्य प्रकार का ही रंग कैनवास पर भरते हैं। धर्म अपनी प्रतिछाया प्रस्तुत करता है और इसी प्रकार मानव संस्कृति के अन्य रंग, यदि विश्व के किसी एक भाग में सभी रंग अच्छे हों तो उस प्रदेश की सभ्यता भी उच्च होगी। हंटिंगटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सभ्यता और जलवायु, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी, में संसारों की आरंभिक सभ्यता और उष्णकटिबंधों की सीमाओं पर 21 डिग्री सेल्सियस की वार्षिक समताप रेखा के निकट का संबंध स्थापित किया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें उन्होंने लिखा है कि जलवायु सर्वाधिक प्रभावकारी कारक है। इसी प्रकार अपनी अंतिम पुस्तक सभ्यता के प्रधान स्रोत, जो 1945 में प्रकाशित हुई है, में अपने भोजन और भरण पोषण विधि को भी सभ्यता के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। ये सभी प्रगतिशील कारक तत्व हंटिंगटन के मतानुसार औद्योगिक विकास और प्रदेशों की आर्थिक विकास के निकट माने जाते हैं। इसलिए हंटिंगटन को नवनिश्चयवाद का ही समर्थक माना गया है। थॉमस ग्रिफिथ टेलर। अब हम थॉमस ग्रिफिथ टेलर के विचारों का अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक निश्चयवाद के समर्थक ग्रिफिथ टेलर कनाडा के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे हैं, जो बाद में पुनः ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। टेलर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं। उनमें है वातावरण और प्रजाति, जो 1927 में प्रकाशित हुई थी। प्रजातीय प्रवास कटिबंध, जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। वातावरण एवं राष्ट्र, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। पर्यावरण, प्रवास और प्रजाति, जो 1937 में प्रकाशित हुई थी। मानव उत्पत्ति, जो 1945 में प्रकाशित हुई थी। हमारी विकासशील सभ्यता, जो 1947 में प्रकाशित हुई थी। नगरीय भूगोल, जो 1940 में प्रकाशित हुई। उनके अनुसार मानव देश के विकास या प्रगति को तेज कर सकता है, उसे मंद कर सकता है अथवा रोक सकता है। यही उसकी भावना है, जिसे वैज्ञानिक निश्चयवाद अथवा ठहरो और जाओ निश्चयवाद की भी संज्ञा दी जाती है। मानव की तुलना उन्होंने किसी महानगर के यात्रा नियंत्रक से की है, जो यातायात की गति में परिवर्तन कर सकता है किंतु उसकी प्रगति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता। इस प्रकार प्रकृति को योजना बनाती है और उसमें मानव द्वारा ही सांस्कृतिक प्रगति करती है। मानव पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है और मानव इन सीमाओं के अंतर्गत प्राविधिक ज्ञान द्वारा आर्थिक सांस्कृतिक उन्नति करता है। टेलर के अनुसार न तो प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण मानव पर है और न मानव प्रकृति का विजेता है। मानव की प्रगति के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है।
अब हम कार्लो सावर की विचारधारा का अध्ययन करते हैं। कार्लो सावर एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। सावर संभववाद के समर्थक थे, परंतु आधुनिक युग के निश्चयवाद को मानते हुए उन्होंने प्रकृति तथा मानव के मध्य समायोजन को ही महत्वपूर्ण माना है। इनकी पुस्तक सांस्कृतिक भूगोल का प्रकाशन सन 1947 में हुआ था। एक अन्य विचारक रहे L.A.J. हर्बर्टसन। उन्होंने भी अपने विचार नवनिश्चयवाद के पक्ष में दिए हैं। हर्बर्टसन एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने 1904 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापक का कार्य प्रारंभ किया था। इन्होंने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रदेशों के प्राकृतिक वातावरण तथा मानव समाज का आपसी संबंध बतलाया गया है। प्राकृतिक प्रदेश के सिद्धांत को सबसे पहले हर्बर्टसन ने ही अपनाया था। हर्बर्टसन का विचार था कि इन प्रदेशों की विभिन्न क्रियाओं के कारण ही मानव समाज में विविधता पाई जाती है। हर्बर्टसन के विचार थे कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में केवल प्राकृतिक अवयवों की समानता ही नहीं वरन मानवीय संबंधों में भी समानता होती है। इसलिए प्राकृतिक प्रदेश की सीमा राजनीतिक प्रदेश से अलग होती है। हर्बर्टसन ने विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करने के लिए वनस्पति को आधार माना है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हर्बर्टसन ने सामाजिक अवयव की अपेक्षा भौतिक अवयव पर अधिक जोर दिया है। इस दृष्टि से कुछ लोगों ने हर्बर्टसन के आशय को समझाने में भूल करके ऐसा मान लिया कि प्राकृतिक प्रदेश का अर्थ भौतिक प्रदेश है, परंतु हर्बर्टसन ने प्राकृतिक प्रदेश में भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के तथ्यों को सम्मिलित किया है। अब हम PM रॉक्सबी के विचारों का अध्ययन करेंगे। PM रॉक्सबी लिवरपूल विश्वविद्यालय में भूगोल के प्राध्यापक रहे हैं। उन्होंने मानव भूगोल के क्षेत्र और उद्देश्यों पर एक लेख लिखा था जो सन 1930 में प्रकाशित हुआ। इसमें स्पष्ट किया गया था कि मानव भूगोल के क्षेत्र में प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण दोनों के ही तत्वों का अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रकृति और मानव के आपसी संबंधों तथा क्रियाओं का अध्ययन करना ही मानव भूगोल का उद्देश्य है। विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन करते हुए PM रॉक्सबी ने यह स्पष्ट किया था कि समान तथ्यों वाले प्राकृतिक प्रदेशों में मानव की विकास की स्थितियां भी अंतिम अवस्था में जाकर समान स्थिति में हो जाती है। वे क्षेत्रीय अनुभव और अंतर प्रादेशिक संबंध में विश्वास रखते हुए पार्थिव एकता के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। उन्होंने भूगोल के अध्ययन में 4 पक्षों को सम्मिलित किया है: जातीय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। अब हम H.J. फ्लूअर के विचारों का अध्ययन करते हैं। फ्लूअर ने सन 1948 में ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्टर्न यूरोप नाम की पुस्तक की रचना की थी। इसके अलावा मानवीय प्रदेशों पर एक शोध पत्र सन 1919 में प्रकाशित हुआ था। फ्लूअर ने अपनी पुस्तक में मानवीय अवयव पर अधिक जोर दिया था। उनका मानना था कि मनुष्य केवल परिस्थितियों का दास नहीं है। फ्लूअर ने पृथ्वी पर मानवीय प्रदेशों का विश्लेषण किया है। ऐसे प्रदेश जलवायु की पर्वतों की सीमाओं से बंधे नहीं रहते हैं, किंतु मानवीय प्रदेश के अध्ययन में भौतिक प्रदेश की शक्तियों को एकदम नकारा नहीं जा सकता। फ्लोर के अनुसार मानवीय प्रदेश के क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जब मानव के प्रयासों की छाप उस पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। विश्व में ऐसे मानवीय क्षेत्रों की सीमा की निर्धारित करने में फ्लोर ने मानवीय प्रयासों से वंचित प्रभावों एवं दीर्घकालीन विचारों पर भी विचार किया है। मानवीय नगरीय निकास के अध्ययन में फ्लोर ने मानवीय समाज, संगठन, व्यापार पर निर्भरता, संस्कृति आदि पर अधिक दृष्टि डाली है। इसमें सभ्यता के आरंभिक काल का विवेचन कॉरिडोर्स ऑफ टाइप नामक पुस्तक में किया गया है। इसके अलावा उन्होंने मानव भूगोल की पुस्तक द वर्ल्ड एंड इट्स पीपुल की रचना भी की थी। अब हम एक अन्य छोटी विचारधारा, नवीन विचारधारा प्रसंभववाद के बारे में भी वर्णन करते हैं। मानव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों के बारे में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता OH.K. स्पेट ने संभववाद के शब्द के स्थान पर प्रसंभववाद शब्द का प्रयोग पर अधिक बल दिया था। स्पेट ने माना था कि मानव को वातावरण द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक संभावनाएं दी हुई होती है, इनमें से कुछ अधिक प्रसंभववाद होती है, किंतु इस प्रसंभववाद पर अभी विश्व में विचार होना शेष है।